Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi lesson गोवा जैसा मैंने देखा। आगे आप ध्यान देंगे। गोवा जैसा मैंने देखा, इसके लेखक विनय शर्मा जी हैं। यह पाठ एक यात्रा वर्णन निबंध है। इसका सबसे पहले परिचय सुनिए। प्रस्तुत यात्रा निबंध में विनय शर्मा ने भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोहारी चित्रण किया है। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है। स्टार्ट करते हैं हम। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित होता है, मतलब मन उमंग से भर उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, नेचर, आबोहवा, जलवायु और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले जाते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार अपने साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास का मतलब उजाला हो गया था, सुबह हो गई थी। एक टैक्सी से हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैंने सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात का मतलब छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम, रेस्ट मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है। एक है दक्षिण गोवा जिला और दूसरा है उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस, गर्मी और हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितमा से भरपूर है। हरितमा मतलब हरा भरा है। फिर भी धूप तो तीखी होती ही है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए माना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम बीच। दिन भर की थकान तथा उमस, गर्मी भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था।
रिसॉर्ट के बीच ही दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी का मतलब लड़ाई के मैदान में जो ढोल नगाड़े बजा जाते हैं उसे रणभेदी बोलते हैं। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती थी और वह दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते थे। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। शाम घराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। नियति का मतलब भाग्य है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ पर लास्ट लाइन में लेखक कहना चाहता है कि बच्चों के माध्यम से कि जिस तरह से बच्चे समुद्र के किनारे अपना रेत का घर बनाते थे और समुद्र की लहरें आती थी और वो रेत का घर गिर जाता था और फिर बच्चे अपने काम में जुट जाते थे और फिर दूसरी बार भी वो घर गिर जाता था। इससे लेखक कहता है कि मैंने सीखा कि हर लहर जैसे लगता हो कि कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही यही हमारे भाग्य में है, यही जीवन का सत्य है। इसका मतलब कि जो चीज़ बना हुआ है उसका एक दिन बर्बादी निश्चित है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी टी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए, आराम के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वह इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों मतलब जो पर्यटक बाहर से घूमने के लिए आए हैं का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि अब दिन था तो पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, इस दृश्य को बताया गया, लेकिन बाद में जब सूर्य अस्त हो गया तो चंद्रमा की चांदनी जब आई तो समुद्र का जो रंग है बिल्कुल बदल गया। अब वह स्याह नीले रंग का हो गया और भयावह डराने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, प्लानिंग किया। वैसे गोवा घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आज किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, ठीक समझा, उचित समझा। यहाँ सी फूड का मतलब जो समुद्र में मिलते हैं फूड अर्थात मछलियाँ की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या में भी दो चार होना पड़ता है। दो चार होना मुहावरा है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना, अधिक खर्च होना, और जेब ढीली होनी पड़ती है, करनी पड़ती है, मतलब अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। यह समस्या हमें पहले से पता था, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 और 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है।
नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। काई का मतलब काफी दिनों तक पानी रहने के बाद एक प्रकार का फिसलन भरी चीज। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, यह बात समुद्र के किनारे पर जाने पर पता चलता है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इसका निर्यात मतलब वहाँ से भेजा जाना बिल्कुल भी नहीं होता। और इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि वह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। वहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जो लोगों को हैरानी में डाल देते हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच मन को हिला देने वाला पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल इतना ज़्यादा पानी कि जहाँ पर बहुत गहराई हो। अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है, उतना ही भयावह भी है, डरावना भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही, रूटीन। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों मतलब मोटर गाड़ियों की सफाई कर उसकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली
अब भी पकड़े हुए हैं। धन्यवाद।